तो चलिए सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पिछली बार जो हम लोग ने शुरू किया था नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाला हिस्सा, उसमें हमने तीनों मेथड देखा था। एक्सपेंडिचर मेथड भी देखा था, इनकम मेथड भी देखा था, प्रोडक्शन मेथड भी देखा था। अब इनमें जो प्रोडक्शन मेथड है वो एक तरह से जीडीपी निकालने का तरीका है। तो नेशनल इनकम में हम लोग जो आज बात करेंगे उसमें खास करके जीडीपी और दोनों नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, दो डेफिनेशंस तो ये बनानी है आपको, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। आप जब वेबसाइट पे जा कर के इंडिया देखेंगे, यूएसए, न्यूजीलैंड, कोई भी कंट्री टाइप करेंगे तो विकिपीडिया में साइड में एक पूरा एक बॉक्स आता है, उसमें आपको जीडीपी वैल्यू दी होती है कि जीडीपी के मामले में इस कंट्री का कौन सा पोजीशन है। तो हम लोग जीडीपी में कौन से पोजीशन पर हैं। तो जो हम 5वें पोजीशन की अर्थव्यवस्था बताते हैं कितने ट्रिलियन की, 4.8 ट्रिलियन पे, 3.8 ट्रिलियन पे पहुंच गए हैं, 4 पहुंचने वाले हैं। तो 3.8 पे या 3.85 पे जब हम दिखते हैं तो हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था दिखाई देते हैं। और जब हम बात करते हैं तो पीपीपी मेथड पे, परचेसिंग पावर पैरिटी पे बात करते हैं तो फिर हम लोग 134 और वहाँ पहुँच जाते हैं। दुनिया में 134वें नंबर पे, 135वें नंबर पे पहुँच जाते हैं। इसका मतलब है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और वो जो जीडीपी दिया हुआ है वो जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है। लेकिन रियल जीडीपी इन्फ्लेशन को जोड़ करके होता है, इन्फ्लेशन को माइनस करके बात करते हैं तो रियल जीडीपी आता है। तो इन्फ्लेशन माइनस करना होता है उसमें से। लेकिन ये जो हम बात करते हैं कि अभी हम दुनिया के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, तो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था इसलिए भी हो जाएंगे क्योंकि जो हमारे से पहले दो अर्थव्यवस्था हैं, जर्मनी और जापान, वो श्रिंक हो रही है। उनका 4.4 से 4.2 पे पहुंच गया है और हम लोग 3.8 पे हैं और उन्होंने 2 कदम और पीछे कर लिया। तो हम तो इतनी बड़ी जनसंख्या, दुनिया की सबसे पहले नंबर की जनसंख्या हो गए, तो अब हमारा नंबर 1 पे पहुंचना, मतलब नंबर 3 पे पहुंचना तो स्वाभाविक है क्योंकि दोनों बहुत छोटी छोटी जनसंख्या है, बहुत ही छोटी, मध्य प्रदेश के बराबर भी नहीं है, ठीक है ना। तो इतनी छोटी जनसंख्या है तो वो तो हमसे कैसे आगे रह पाएंगे, कैसे टिकेंगे। तो उनसे तो हम निश्चित रूप से 2-3 साल में आगे निकल जाएंगे और दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। लेकिन हम 4.5 आकर के अगर दुनिया के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो भी गए तो दूसरे नंबर की जो इकोनॉमी है वो 20 ट्रिलियन पे पहुंचेगी। चाइना भी 18 प्लस है, तो 18 ऊपर है तो वो करीब 20 तक पहुंचेगा। और अमेरिका जो 28 पे है वो 30 पे पहुंचेगा। तो जो 18 वाला है वो 20 क्रॉस कर जाएगा और जो 28 वाला, जब हम 4 पे आएंगे या 4.5 पे आएंगे और तीसरे नंबर की बनेंगे, तो हमारा जो डिफरेंस है दूसरे और तीसरे वाले से वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है। और तब हमको दुगना करना है, यानी कि 4 का 8 करना। मतलब जितना कुछ देश में काम चल रहा है, जितना कुछ बन रहा है, जितना कुछ बिक रहा है, जितना कुछ लोग पढ़ रहे हैं, जितने कुछ रिसर्च हो रही है, जितना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, जितने फ्लाईओवर बन रहे हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लगभग उसको पूरे को डबल करना है। यानी जितने लोग काम कर रहे हैं उसके दुगने लोग काम करने लग जाएं, जितने घंटे काम भारत में हो रहा है उससे ज़्यादा काम होने लग जाए, दुगना काम होने लग जाए, जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे डबल हो जाए, जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो डबल हो जाए, जो इंपोर्ट हो रहा है वो डबल हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है वो डबल हो जाए। तो हर चीज़ डबल होगी तब जा कर के 8 पे पहुँचेंगे, ठीक है ना। तो वो बहुत 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 मुश्किल काम है क्योंकि ऑलरेडी लोग जो है वो अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या क्या होगा, कैसे कैसे करना होगा, तो ये इसीलिए ये चैप्टर है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। और जीडीपी की जब बात करते हैं तब उसमें जो फॉरेनर्स होते हैं और वो भारत में कुछ कमा रहे हैं वो भी उसमें काउंट होता है। लेकिन जब हम जीएनपी की बात करते हैं तो उसमें
नेशनल प्रोडक्ट, इंडियन नेशनल्स जो कमाते हैं जहाँ कहीं पे भी, उनकी जो इनकम है इंडियन नेशनल्स की, चाहे वो भारत में कमा रहे हो चाहे विदेशों में, उसको हम जीएनपी कहते हैं। तो जीएनपी और जीडीपी का डिफरेंस समझ में आ गया। जीडीपी का मतलब भारत की बाउंड्री के अंदर कुछ भी प्रोडक्शन, कुछ भी निर्माण, जो कुछ भी कमाया जा रहा है, इनकम है वो, ठीक है, प्रोडक्शन हो, इनकम हो, एक्सपेंडिचर हो, वो तीनों मेथड से जो कुछ भी भारत की टेरिटरी के अंदर है। और टेरिटरी की परिभाषा मैंने पिछली बार आपको बता दी थी कि उसमें फॉरेन कॉन्सुलेट में, फॉरेन में जो हमारे कॉन्सुलेट हैं, एम्बेसीज हैं, वो भी हमारी टेरिटरी है। जीएनपी में इंडियन नेशनल यानी भारतीय नागरिक जो है वो कहीं जाकर के दूसरी जगह कमा रहा है चाहे भारत में कमा रहा है, उसमें विदेशों वाला बाहर हो जाएगा, तो वो जीएनपी है। तीसरा एक बहुत ही नया तरीका है जो 2015 से शुरू किया गया है, माना गया है, शुरू तो नहीं किया गया, पहले से था, उसको बोलते हैं जीवीए मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, जीवीए मेथड। तो ये जो जीवीए मेथड है इसमें वैल्यू एडिशन, फाइनल प्रोडक्ट को नहीं लेते। पहले फाइनल प्रोडक्ट को जीडीपी में लेते थे, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट इसलिए लेते थे क्योंकि कन्फ्यूज़न तैयार होता था, क्योंकि डबल काउंटिंग ना हो जाए। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, बहुत सारे वैल्यू ऐड करते हैं, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, मॉडिफाइड होती रहती है। कोई भी प्रोडक्ट दुकान पे बिकने तक जाने से या एक्सपोर्ट होने के लेवल पर पहुंचने से पहले कई बार उसमें बदलाव आते हैं और अलग अलग एजेंसी, अलग अलग कंपनी उसमें ऐड करती है। तो ये जो वैल्यू ऐड होती है, इन सबको साथ में जोड़ करके फाइनल प्रोडक्ट की कीमत के हिसाब से हम लोग जीडीपी निकालते थे। लेकिन अब जो नया तरीका है जिसकी वजह से जीडीपी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है अभी इन दिनों में, वो है जीवीए मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। पुराने वाले में क्या होता था, जो इन्वेंट्रीज थी जो नहीं बिकी हैं और ऐसे ही पड़ी हुई, मैंने आपको कहा था इन्वेंट्रीज जो स्टॉक में पड़ी हुई हैं, स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल दो बताए थे, नहीं है तो आप फिर से उसके डेफिनेशंस लिख लीजिएगा, स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। तो जीडीपी फ्लो वेरिएबल है, लेकिन जो स्टॉक वेरिएबल्स हैं, स्टॉक है लाइक इन्वेंट्रीज, बहुत सारी इन्वेंट्रीज हैं जो प्रोडक्शन करके रख लिया, जैसे मैंने कहा कि 1000 टायर बना के रख लिया, 800 बिक गए, 200 टायर पड़े हुए हैं, या 200 टायर बिक गए, 800 पड़े हुए हैं। तो ये जो 800 रखे हुए हैं, या रबर एक साथ बहुत सारा टन खरीद के, 5000 टन रबर खरीद के रखा हुआ है जिसका टायर बनना है, तो ये सब चीज़ें काउंट नहीं होती थी उस तरह से, है ना, उस तरह से उसमें पार्ट में काउंट नहीं होती थी, वो हम लोग फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाते थे। लेकिन अब ग्रॉस वैल्यू एडेड में एकदम से क्यों बढ़ा हमारा ग्रोथ और एकदम से हम बड़े हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं, उसका कारण है कि हम जीवीए मेथड को यूज़ कर रहे हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड को मेथड को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग टुकड़ों में जिस भी स्टेज पे जो भी प्रोडक्ट है और जिसकी भी फाइनल कीमत आ गई है, और उसके लिए मैंने फाइनल गुड्स बताए थे आपको कि एक फाइनल गुड्स होते हैं, और फाइनल गुड्स में भी दो तरह के गुड्स बताए थे, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स बताए थे ना पिछली बार। तो फाइनल गुड्स वो जिनकी एक इकोनॉमिक आइडेंटिटी है, जिनकी एक इकोनॉमिक फाइनल आइडेंटिटी है, जिसका एक प्राइस है, जिसकी एक वैल्यू है, जिसको हम प्राइस बता सकते हैं, वैल्यू बता सकते हैं, और जिसे या तो कंज्यूम किया जा सकता है या फिर कैपिटल के तौर पे किसी कंपनी में, फैक्ट्री में रखा जा सकता है, उनको हम लोग कहते हैं कैपिटल गुड्स। जैसे कि यहाँ कोचिंग में कैमरा जो है, कैमरा एक कैपिटल गुड है, ठीक है ना। बाकी जो चीज़ें कंज्यूम हो जाती हैं, जैसे इसमें बैटरी पड़ी हुई है, वो तो कंज्यूम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, बैटरी को फेंकना पड़ता है, नया बैटरी लगाना पड़ता है, तो वो जो बैटरी है वो क्या है, कंज्यूमर गुड। और जो ये है क्या हो गया, कैमरा कैपिटल गुड। या फिर जो कैपिटल तैयार करने में जो गुड्स काम आ रही है, जिससे कि कमाई की जा सकती है, ऐसी गुड्स को भी कैपिटल गुड्स टर्म देते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा फाइनल गुड्स वाला यहाँ पर। अब ये जो जीवीए मेथड है, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि क्या है, तो ये सम है सभी का, ठीक है ना। जीवीए मेथड में ग्रॉस वैल्यू ऐड करते हैं, सभी की वैल्यू एडिशन किया जाता है, ठीक है। तो फिर वो पूरे देश का इनकम या पूरे देश का प्रोडक्शन सामने आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ये जीडीपी के बराबर है। लेकिन इसकी अपनी एक सीमा है, जीडीपी की अपनी एक सीमा है, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। कभी कभी लिखना पड़ेगा आपको कि क्या जीडीपी जो हम लोग तय करते हैं, क्या उससे देश का विकास, क्या वो देश के विकास का सूचकांक है। जीडीपी विकसित हो रहा है तो क्या देश विकसित हो रहा है, तो उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो, एक तो इनफॉर्मल मार्केट बहुत बड़ा है जो जीडीपी में आता नहीं है,
बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्शन में हिस्सा तो लेती हैं, छोटी कंपनियां हैं, तो वो जो हैं वो छोटी कंपनियां उसका पार्ट नहीं बन पाती जीडीपी का। जीडीपी हम जब नापते हैं तो बहुत मोटा अंदाज होता है, वो मेजरमेंट जीडीपी करने का जो तरीका होता है वो खास करके ऑर्गेनाइज सेक्टर को हम लोग लेते हैं, फिर फॉर्मल सेक्टर को लेते हैं, तो ऑर्गेनाइज एंड फॉर्मल सेक्टर ही उसके अंदर आ पाता है। एक तरीका है जैसे जीडीपी नापने का, उसमें MCA 21 जो यूपीएससी ने पूछा भी, MCA 21 शॉर्ट नोट लिख लीजिएगा MCA 21 पे। तो MCA 21 क्या है, ये कंपनीज के रजिस्ट्रेशन का एक 21 डिजिट्स का एक नंबर है, 21 डिजिट्स का नंबर है, और ये कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी जब रजिस्टर होती है तो उसको ये नंबर दिया जाता है, और ये नंबर जिसको मिल जाता है उसको अपने यहाँ के प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर और उसको अपना जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो कुछ भी है पूरा डेटा है वो गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है। तो वो गवर्नमेंट को जो MCA 21 का डेटा जाता है उसी का कंपाइलेशन होकर के एक तरह से जीडीपी का डेटा निकलता है कि इतनी सारी कंपनियां, तो उसमें है लाखों की संख्या में कंपनियां हैं, 14 लाख के आसपास कंपनियां हैं, 15 लाख के आसपास कंपनियां, लेकिन सभी लोग तो MCA 21 में रजिस्टर नहीं होते। ढेरों लोग हैं हमारे यहाँ जो उनके यहाँ रजिस्ट्रेशन का कोई प्रमाण पत्र नहीं है कंपनीज एक्ट के तहत, वो ऐसे ही कहीं से भी गुमाश्ता में अपना नंबर ले लेते हैं और कहीं लोकल नंबर ले लेते हैं। तो कई लोग जो है उस तरह से MCA 21 के तौर पे रजिस्टर नहीं है, और चूंकि वहाँ रजिस्टर नहीं है तो उनको डेटा वहाँ भेजने की ज़रूरत भी नहीं है, तो डेटा उन तक पहुँचेगा भी नहीं। फिर जो बाकी जो सर्वे होते हैं जिनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है तो वो सैंपल सर्वे होते हैं, तो सैंपल के आधार पर आप तय करते हो कि इतना है तो इतने में इतना होगा, क्योंकि आप तो थोड़ा सा सैंपल लेते हो, उसी को मल्टीप्लाई करके तो उसमें एरर की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और जितना आपने देखा कि बहुत सारे लोग टैक्स बचाने के चक्कर में झूठ बोलते हैं, कम बताते हैं, अपना प्रोडक्शन कम बताते हैं, इनकम कम बताते हैं, तो इन सब चीज़ों के वजह से भी जीडीपी सही ढंग से नहीं आ पाता है, ठीक है ना। तो फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, और कई लोग बोलते भी हैं कि केवल कोई चीज़ प्रोडक्शन हो रही है और आप बेच रहे हैं और पैसा आ रहा है तो क्या ये विकास हो गया? तो विकास क्या चीज़ है? तो फिर आया कि नहीं, कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स GHI, ये भी होना चाहिए, है ना, ये भी होना चाहिए कि हैप्पीनेस भी तो होना चाहिए ना, खुशी मिल रही है कि नहीं, हैप्पीनेस होना चाहिए। फिर इन्वायरमेंट, तो ग्रीन, इसको कह सकते हैं ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जीडीपी तो बढ़ ही रहा है ना, जीडीपी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्वायरमेंट लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो इन्वायरमेंट को ख़राब करके तो हम कहीं जीडीपी नहीं बढ़ा रहे, तो उसमें ग्रीन जीडीपी, उसको बोलेंगे ग्रीन जीडीपी। फिर जेंडर इक्वलिटी का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं, कहीं महिलाएं पीछे तो नहीं छूट रही है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, तो जेंडर इक्वलिटी, तो जेंडर जीडीपी, जेंडर सेंसिटिव जीडीपी। तो ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें निकाली गई, खास करके दावोस में जो हम बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो WTO के अगेंस्ट एक अलग NGO की तरह काम करता है, और वहाँ जो डिबेट्स होती है वो जीडीपी की जो डिबेट होती है उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जोड़ा गया, उसमें जोड़ा गया मानव विकास सूचकांक। और मानव विकास सूचकांक जो 1989 के आसपास जो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने दिया था, UNDP ने उसको एडॉप्ट किया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो ये यूनाइटेड नेशन का ही एक विंग है UNDP, और उसने जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, तो GDP एंड HDI, अब दो चीज़ें देखी जाती है आपके यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर जो है पक्का प्रश्न हर साल एक क्वेश्चन होता है, हर साल HDI पर एक क्वेश्चन होता है, और उसमें दो चीज़ें तो स्कूल के बारे में है, शिक्षा के बारे में है, एक न्यूट्रिशन के बारे में, एक हेल्थ के बारे में, ठीक है। तो आपका न्यूट्रिशन कैसा है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, या न्यूट्रिशन कैसा है, और दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, और बाकी शिक्षा में एनरोलमेंट कितना है, यानी कितने लोग स्कूल गए हैं, और फिर ड्रॉप आउट रेट कितना है, कितने समय तक वो स्कूल में रहे, स्कूल छोड़ने की दर कैसी है,
तो ये 4 बड़ी चीज़ें हैं, और लास्ट वाला जो है वो वही चीज़ उसमें आ जाता है, एक तरह से बेसिक इनकम कितनी है आपकी, GNI, है ना, यानी कि आपकी इनकम कितनी है, इनकम सेंसिटिव आय। और वो आय वाले में जो है भारत इसलिए पिछड़ता है क्योंकि भारत में केवल 19% महिलाएं काम करती हैं, है ना, तो जेंडर वाला जो है मामला वहाँ फंसता है। तो आप अच्छे से देखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, विकिपीडिया पे जाइए, अच्छे से देखिए, और इसके पैरामीटर्स 4 पैरामीटर्स हैं, यूपीएससी उस पर डिस्कस करता है, हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है, तो उसकी प्योरिटी पे ज़्यादा लोग शक नहीं करते, और भारत का स्थान इतना बुरा भी नहीं है ना, इतना बुरा भी नहीं जितना वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में दिखाया जाता है। तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के ऊपर आरोप लगते हैं कि भारत सरकार कहती है कि ये बायस्ड है, भारत के खिलाफ है, और भारत को नीचा दिखाने के लिए भारत को पाकिस्तान और भूटान और बांग्लादेश वगैरह सबसे ज़्यादा भूखमरा बताया गया है, कि भारत में भूख से ज़्यादा लोग मरते हैं, पाकिस्तान में उतने नहीं मरते। तो ये एक साजिश है, जो भी है, लेकिन इंडेक्स में हम वहाँ भूख वाले इंडेक्स में, है ना, उसमें हम पिछड़े हुए नज़र आते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स वर्सेस HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहाँ थोड़ी सी स्थिति हमारी सुधरी हुई है, और हमको सेटिस्फेक्शन ये होता है कि पाकिस्तान हमारे बाद है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में हम थोड़े से ठीक ठाक हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है मानव विकास सूचकांक, राज्य सरकारें भी कुछ चलाती हैं, उसके भी क्वेश्चन आते हैं स्टेट PSC में। जब स्टेट PSC में जाएंगे तो MP PSC में मध्य प्रदेश सरकार भारत की पहली सरकार है, भारत का पहला राज्य है जिसने HDI शुरू किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शुरू किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है MP के हिसाब से, इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा। बाकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 4 पैरामीटर, उनके बारे में एक एक पैराग्राफ लिख लीजिएगा, 4 के बारे में। तो आज का होमवर्क आपका ये हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 4 पैरामीटर्स जो हैं उनके बारे में, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसमें जब बात करते हैं हम लोग तो जापान बहुत आगे निकल जाता है, 100 साल से ज़्यादा के बूढ़े लोग वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो वहाँ लोग ज़्यादा जीते हैं, जनसंख्या कम है, रिसोर्सेज बहुत हैं, इनकम बहुत ज़्यादा है, और स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, और इन्वायरमेंट का ख्याल रखते हैं। बार बार भूकंप आते हैं, अर्थ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी भी होती है आसपास, लेकिन उसके बावजूद भी वो इन्वायरमेंट को ठीक रखने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ US के लिए है, US में इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो ऐसे ही स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के लिए है ना। तो ये जो कंट्री हैं सब बाल्टिक कंट्रीज़, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, इनका रैंक काफ़ी अच्छा है, और उसका कारण है कि उनके पास रिसोर्सेज साफ़ सुथरे हैं, वातावरण बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मायने रखती है। तो ये चीज़ जो है ये आप लिख लीजिएगा। मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इसमें आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, ठीक है। तो चूँकि हम लोगों ने उस समय में पॉवर्टी की बात की थी, पॉवर्टी के बाद अनएम्प्लॉयमेंट की बात की थी, अब तीसरा बड़ा चैप्टर, और फिर नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम लोग अभी पहले इन्फ्लेशन की बात करेंगे, आगे और नेशनल इनकम अकाउंटिंग में और कुछ बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की, क्योंकि इन्फ्लेशन छूटा हुआ है, वो आएगा तो उसके बाद वही रियल जीडीपी का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा आपको। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, सामान्य भाषा में हम इसको मुद्रास्फीति या महंगाई भी कहते हैं, है ना। हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं और सामान्य भाषा में उसको महंगाई कहते हैं, महंगाई, इन्फ्लेशन। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इन्फ्लेशन जो है असमानता का कारण भी बनता है, इनइक्वालिटी। तो ग्रोथ और इनइक्वालिटी एक साथ चलती हैं, ग्रोथ होती है तो इनइक्वालिटी आती है, और ग्रोथ होती है तो इन्फ्लेशन भी आता है, ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन भी आता है, महंगाई भी आती है। तो जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे और लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे थे,
तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ दोनों के लॉ में हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो फिर सप्लाई अगर ठीक से नहीं हो पाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, चीज़ों की वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ने का एक कारण वो लॉ ऑफ डिमांड में छुपा हुआ है। ऐसे ही लॉ ऑफ सप्लाई अगर आप ठीक से नहीं कर पाए तब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब आपको वही सारे फैक्टर यहाँ याद रखने हैं फिर से, लॉ ऑफ डिमांड के जो भी फैक्टर्स थे, डिमांड के कौन कौन से फैक्टर थे, डिमांड कैसे जनरेट होती है, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग कर देता है, वो इनकम बहुत अच्छी हो रही है लोगों की, काम बहुत कर रहे हैं, सैलरी अच्छे से मिल रही है, वो एक बहुत बड़ा वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो बताया अभी आपको, सरकार कुछ पैसा दे दे, कैश ट्रांसफ़र कर दे, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर दे खाते में, तो ऐसे में एकदम से डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। और पॉपुलेशन की साइज़ बढ़ने से भी डिमांड बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें डिमांड बढ़ने के लिए। और सप्लाई बढ़ने के लिए क्या होगा, प्रोडक्शन, वही गवर्नमेंट स्पेंडिंग उस साइड में, यानी सप्लाई साइड में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोन स्कीम, इंसेंटिव्स, है ना, इंसेंटिव्स दे, टैक्स रेट कम करके रखे गवर्नमेंट, फैसिलिटेट करे प्रोड्यूसर्स को, प्रोडक्शन को, है ना, मैन्युफैक्चरिंग को फैसिलिटेट करे। और मार्केट तो होना ही चाहिए तभी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि ऐसे ही सप्लाई कम करने के इसके उल्टे हो जाएंगे, वाइस वर्सा, ठीक है, उल्टी चीज़ें हो जाएंगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। ये इसलिए चर्चा कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि इसी से महंगाई का सीधा सीधा संबंध है इन्फ्लेशन का। तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन जो है वो अच्छा माना जाता है कि एक से, अब अमेरिका में कितना इन्फ्लेशन अच्छा माना जाता है, अमेरिका में इन्फ्लेशन 1 से 3% अच्छा माना जाता है। 1 से 3% का इन्फ्लेशन ठीक है, लेकिन 4% वहाँ बहुत ज़्यादा है। भारत में 4 से 6% का इन्फ्लेशन हम अच्छा मानते हैं, हम 4 से 6 का अच्छा मानते हैं। इसमें हम 4 के नीचे हम +-2 लगा देते हैं, 4 के आगे लगा देते हैं +-2, यानी 4 का 6 हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 का 2 हो जाए तब भी दिक्कत वाली बात, ठीक है। 4 का 2 हो गया तब भी दिक्कत नहीं है, 4 का 6 हो गया तब भी दिक्कत नहीं है। तो फिर दिक्कत कहाँ है, 6 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर थोड़ा टेंशन है, 6 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर महंगाई बढ़ गई, ऐसा माना जाता है। जबकि अमेरिका में 4 पे बहुत हाहाकार मच जाएगा। तो वहाँ का औसत कई सालों से मेंटेन रहा है। केवल अभी कोविड के समय में थोड़ा सा 5 के आसपास गया था, 4 के आसपास, तो न्यूज़पेपर ने भयंकर लिखा और गवर्नमेंट ने फिर वही स्टेलाइजेशन किया और वही सारा ओपन मार्केट ऑपरेशन करके बैलेंस किया उसको और डॉलर अवेलेबल कराए। हेलीकॉप्टर मनी एक तरह से उसको बोलते हैं, हेलीकॉप्टर मनी। लोगों को घर पे लिफाफे में डॉलर भेज दिए गवर्नमेंट ने, बहुत सारे वाउचर्स भेज दिए, प्रीपेड कार्ड भेज दिए कि कार्ड पूरा फुल है, उसमें $10,000 है, $5,000 है, आप जाके मार्केट में खर्च कीजिए, आप खरीदिए जाकर के, तभी तो मार्केट ग्रो करता है ना। तो वो अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, सिटीजन्स का ख्याल रखते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग या हेलीकॉप्टर मनी। तो ये दोनों टर्म याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव ईजिंग या फिर हेलीकॉप्टर मनी। तो वो छाप करके दे देते हैं, उनके पास सक्षम है, उनके पास इतना सोना है, उनका रिजर्व बैंक जो है वो पावरफुल है, तो उसमें उनको दिक्कत है। फेडरल रिज़र्व हम बोलते हैं उसको, तो फेडरल रिज़र्व जो बैंक है उनका मजबूत है, वो छाप सकते हैं, हम लोग नहीं छाप सकते। अभी हम आएंगे मनी में, कल हम मनी और मॉनेटरी पॉलिसी की अच्छे से बात करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से बताएंगे। तो ये जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है, हेलीकॉप्टर मनी है, ये सब करके जो है इन्फ्लेशन को डाउन, वो जबकि इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए, वो हुआ भी, उसका बढ़ने का कारण एक ये भी था कि उस समय हम क्वांटिटेटिव ईजिंग ज़्यादा कर ली थी, ज़्यादा इंजेक्शन दे दिया था, उसको ज़्यादा इंजेक्ट कर दिया तो फिर उसको सक करने में दिक्कत आई, तो फिर बाद में उन्होंने सब उसको बैलेंस किया, तो उससे भी महंगाई बढ़ी थी। भारत में महंगाई बढ़ने का कारण इंजेक्शन नहीं है ना, शॉर्टेज है, ठीक है, पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा है,
और फिर नए नए जो है वो मध्यम वर्ग में से अपर मिडिल क्लास में जो लोग गए और उनका खर्चा बहुत ज़्यादा उन्होंने किया, तो उस वजह से महंगाई बढ़ी। और फिर क्लाइमेट, हमारे यहाँ मानसून बेस्ड एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर बेस्ड चीज़ें जो है वो इसलिए होती है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है इसको यहाँ समझिएगा। इन्फ्लेशन का खास करके कारण क्या क्या है, इन्फ्लेशन के क्या क्या कारण हैं, और इन्फ्लेशन को मापने का तरीका, इन्फ्लेशन को कैसे मेज़र करते हैं, इन्फ्लेशन को कैसे मेज़र करते हैं, हाउ टू मेज़र इन्फ्लेशन। ठीक है, मुद्रास्फीति। तो इसके लिए 4-5 प्रकार के इंडेक्स हैं। ठीक है, 4-5 हैं। तो एक तो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, कंबाइंड CPI C, कैपिटल से लिख दीजिए आगे। CPI C मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स C कंबाइंड। फिर CPI अर्बन U, CPI U, CPI अर्बन, CPI रूरल, CPI रूरल। और एक और तरीका है WPI, जो हम 2014 से पहले करते थे। पिछली सरकार जो थी मनमोहन सिंह की, वो WPI को यूज़ करती थी, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो अभी रिजल्ट आया 3-4 दिन पहले कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में पिछले 13 महीनों की सबसे ज़्यादा महंगाई सामने आई है। और ये हमेशा जो आता है ये फरवरी टू फरवरी बोलते हैं हम लोग, फेब टू फेब, और फेब टू फेब करते हैं तो 13 मंथ का आता है, क्योंकि पिछला फेब भी जोड़ रहे हैं, तो फरवरी से फरवरी का मार्च में उन्होंने वो किया, और अप्रैल में अभी मई में जो है अभी रिज़ल्ट दिया उन्होंने कि फरवरी 2023 से फरवरी 2024 तक 13 महीनों में खाने पीने की चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा थे, और ये था। तो इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। अब ये तरीका दुनिया के कई देश इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए एक तो हमने महंगाई हमारे यहाँ काफ़ी बैलेंस इसलिए भी दिखती है क्योंकि अब हमने CPI C को यूज़ करना शुरू कर दिया, CPI C को। दूसरा, हमने एजेंसीज़ को भी बदल दिया, इसलिए एक क्वेश्चन एजेंसीज़ का आएगा, तो थोड़ा सा पकड़िएगा क्वेश्चन को, थोड़ा क्वेश्चन को पकड़िएगा। एक क्वेश्चन तो ये है NSO, अब वो NSO हो गया है ठीक है, CSO लगभग खत्म हो गया, उसकी जगह क्या हो गया, NSO। और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन था, अब उसको बोलेंगे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एक तो ऑर्गेनाइजेशन की जगह ओक की जगह ऑफिस आ गया है, और NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और NSSO सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इन तीनों के बारे में पढ़िए, वर्तमान स्थिति को देखिए। ठीक है, तो ये अलग अलग एजेंसी अलग अलग प्रकार का, कोई CPI करता है, कोई WPI करता है, सब अलग अलग प्रकार के सर्वे करते हैं। और ये सर्वे है PLFS सर्वे, जैसे हम लेबर फोर्स की सर्वे की बात कर रहे थे, है ना, लेबर फोर्स सर्वे, वैसे ही ये एक हेडलाइन इन्फ्लेशन इंडेक्स ये तैयार करते हैं, हेडलाइन बास्केट तैयार करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक कंज्यूमर बास्केट तैयार होता है, कंज्यूमर बास्केट। तो कंज्यूमर बास्केट में क्या होता है कि उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, खाने पीने की सिलेक्टेड चीज़ें होती है जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती है। और ये जो बास्केट होता है, उस बास्केट की पूरे की प्राइस क्या है उसको निकाला जाता है कि उस बास्केट में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब की प्राइस क्या है। तो बास्केट की प्राइस निकाली जाती है, और बास्केट की प्राइस को कंपेयर किया जाता है बेस ईयर से। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेस ईयर। लिखिए, बेस ईयर। व्हाट इज बेस ईयर इन इन्फ्लेशन मेजरमेंट? व्हाट इज द रोल ऑफ बेस ईयर इन इन्फ्लेशन मेजरमेंट? इन्फ्लेशन को मापने में बेस ईयर की क्या भूमिका होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस ईयर अभी जो है हमारा काफ़ी पुराना वाला बेस ईयर ही चल रहा है,
2012 वाला, और बेस ईयर रिसेंट वाला होना चाहिए। तो बेस ईयर पे भी पूरा एक डिबेट है, तो उसको एक पेज में लिखिए। बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर की भूमिका क्या होती है, अच्छा बेस ईयर क्या होता है, उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, कौन कौन सी कंडीशंस है। तो बेस ईयर सबसे रिसेंट वाला होना चाहिए। पर हुआ ये कि पिछली सरकार गई, 2012 का बेस ईयर चल रहा था, 16 में सरकार को मौका मिला कि करें, लेकिन वोलेटाइल हो गया बहुत ज़्यादा क्योंकि डिमोनेटाइजेशन आ गया। तो बेस ईयर अगर तय करते तो सब कुछ औंधा सीधा रिजल्ट आता, क्योंकि बेस ईयर की शर्त यह है कि उसमें वोलेटिलिटी कम से कम होनी चाहिए, फ्लक्चुएशंस कम के कम होना, इकोनॉमी शांत होनी चाहिए। और इकोनॉमी शांत नहीं थी, एकदम से हंगामा हो गया था। फिर जब 16 निकला और 17 आ गया तो फिर जीएसटी आ गया, तो जीएसटी ले आए तो फिर बेस ईयर बनाने का मौका नहीं मिला। फिर लगा कि 19 को बना 20 को बना लेंगे, 20 को 21 को कोरोना आ गया, तो कोरोना ने बेस ईयर नहीं बनाने दिया, क्योंकि उस समय में इकोनॉमी तो बिल्कुल ही शटडाउन हो गई थी। ऐसे में बेस ईयर बनाएंगे तो कंपेयर कैसे करेंगे अगले सालों को। फिर पुतिन ने जो है यूक्रेन पे हमला कर दिया 22 में, तो उससे पूरा सारा माहौल बिगड़ गया। 22 को बनाने ही वाले थे, क्योंकि 21 को बना नहीं सकते थे। 22 में कोविड का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया था, तो 23 को अब हो सकता है कि बनाया जाए। लेकिन इस पे भी पूरी दुनिया का ग्लोबल रिसेशन ही है, पूरी दुनिया में एक तरह से रिसेशन है, मंदी है, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है उसको बेस ईयर को तय करना। तो अभी जो बेस ईयर की तुलना हो रही है वो जो बास्केट को, तो उसको बोलते हैं हेडलाइन बास्केट, इन्फ्लेशन हेडलाइन बास्केट। तो एक तो इन्फ्लेशन हेडलाइन क्या होता है, मैंने आपको एक हेडलाइन और पहले बताई थी, पॉवर्टी के समय में बताई थी, अनएम्प्लॉयमेंट के समय में बताई थी। हेडलाइन जब भी बोला जाता है, इन्फ्लेशन हेडलाइन या हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये वर्ड जब भी बोला जाता है तब आप ध्यान रखिएगा, हेडलाइन का मतलब कोई न्यूज़पेपर का हेडलाइन नहीं है। हेडलाइन इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन हेडलाइन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाते समय में जिसको यूज़ करती है उसको हेडलाइन बोलते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी उसके बेस पे बनाई जाती है, किसके बेस पे, हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन इसलिए कहेंगे उसको क्योंकि गवर्नमेंट उस आधार पे पॉलिसी बनाती है, इसलिए उसका नाम क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो पॉलिसी बनाने के लिए, यूज़ करने के लिए जिस डेटा का यूज़ किया जाता है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट, उसको बोलेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट या इन्फ्लेशन हेडलाइन रेट, ठीक है। वो रेट है, वो दर है जिससे गवर्नमेंट योजना बनाएगी, स्कीम बनाएगी, लॉन्च करेगी, कितना खाना देना है गरीबों को, कितने लोग खरीद नहीं पाएंगे, ये जो पॉलिसी बनती है ये हेडलाइन होती है। और ये हेडलाइन बनती है, अब मैं बात बताता हूँ आपको कि कोर इन्फ्लेशन, थोड़ा हम चलते हैं एक अलग कंसेप्ट में, कोर इन्फ्लेशन। तो व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन? कोर इन्फ्लेशन वो बास्केट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वस्तुएं हैं जिससे कि मनुष्य का जीवन चलता है, और वो वस्तुओं का जो पूरा बास्केट है वो कोर इन्फ्लेशन कहलाता है। बस ये है कि नॉर्मल बास्केट जो हम हेडलाइन वाले जो बास्केट हैं उसमें से हम दो चीज़ों को घटा देते हैं। किन दो चीज़ों को घटा देते हैं? फूड एंड फ्यूल। फूड और फ्यूल को घटा दिया जाता है, फूड और फ्यूल को उससे बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईली वोलेटाइल है, तो उसको रखना मतलब तो उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। फूड और फ्यूल को बाहर कर देते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल जो है उसी में रहता है, ध्यान रखिए। पेट्रोल और डीजल फ्यूल में नहीं है। वो कौन सा फ्यूल? जो हम रॉ फ्यूल की बात कर रहे हैं, क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं। क्रूड ऑयल है उसको बाहर किया है और फूड को बाहर किया है कोर इन्फ्लेशन में। पेट्रोल और डीजल को क्यों नहीं किया? कोर इन्फ्लेशन में पेट्रोल और डीजल को इसलिए नहीं किया क्योंकि कोर इन्फ्लेशन में उन वस्तुओं को रखते हैं जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, टैक्स लगा करके। गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है टैक्सेशन के माध्यम से, गवर्नमेंट के पास तरीका है। तो पेट्रोल और डीजल का यदि आप देखेंगे तो लगभग पेट्रोल में 50% गवर्नमेंट का टैक्स है, 50% गवर्नमेंट का टैक्स है। अगर पेट्रोल अभी 100 रुपये का है तो 48 रुपये के आसपास उसमें गवर्नमेंट का टैक्स है, ठीक है ना। तो 32 रुपया जो है वो केंद्र सरकार का है
और 16 रुपया लगभग राज्य सरकार का। इतना टैक्स जो है वो गवर्नमेंट का है, अदरवाइज वो 100 रुपये का पेट्रोल नहीं है। ठीक है, 32 केंद्र सरकार का, 18 रुपया राज्य सरकार का, तो 100 में मिल रहा है। कोर इन्फ्लेशन में उसको क्यों रखा हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है कि जब कभी भी क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है और पेट्रोल महंगा होता है तो अपना टैक्स कम कर लेती है और प्राइस वही बनाए रखती है। और जब वहाँ सस्ता रहता है तब भी वो सस्ता नहीं करती, वापस अपना टैक्स इंक्रीज कर देती है। तो न तो सस्ता होने देते हैं पेट्रोल को, न ही उसको बहुत ज़्यादा महंगा होने देते हैं। तो फिर गवर्नमेंट क्यों कहती है कि तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, हमने तो पेट्रोलियम कंपनियों को दे दिया है कि पेट्रोल का प्राइस वो तय करेंगे। तो क्रूड ऑयल के द्वारा जो बचा हुआ, जैसे 100 रुपये का है तो जो 52 रुपया है, उस 52 रुपये को कितना कम ज़्यादा करना ये उनके ऊपर है। ये टैक्स तो उतना ही रहेगा। आगे समझ में, वो पेट्रोलियम कंपनियों के ऊपर दिया हुआ है कि क्रूड ऑयल आप खरीद के ला रहे हो, रिफाइन कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, पेट्रोल पंप तक ले जा रहे हो, तो आपको कितने में पड़ेगा ये आपको तय करना। हमारा तो ये 48 रुपया है, ये इतना परसेंटेज, वो चूंकि 48 रुपया बोल रहा हूँ लेकिन वो परसेंटेज है, तो परसेंटेज फिर कम ज़्यादा हो जाता है। तो कई बार वो अपना परसेंट इंक्रीज कर देते हैं और केंद्र सरकार जो 32 लेती है उसमें से 14 के आसपास वो वापस राज्य सरकार को भी दे देती है, रिटर्न कर देती है। लेकिन वसूल वो करती है, कलेक्ट वो करती है, वापस राज्य सरकार के पास पहुंच जाता है। आ गया समझ? तो ये है उसका गणित। इसलिए इन्फ्लेशन जो है वो उसका पार्ट है, इसलिए वोलेटिलिटी में उसका पार्ट है, लेकिन वो गवर्नमेंट उसको मेंटेन करती है क्योंकि फ्यूल, वही फ्यूल को बाहर तो किया हुआ है, लेकिन वो उस वाले फ्यूल को, वो केवल टैक्स को एडजस्ट करके प्राइस कंट्रोल करती है। उससे महंगाई की जो दर है वो ज़्यादा बढ़ी हुई, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई नहीं देती। तो इन्फ्लेशन रेट कैसे बढ़ी हुई दिखाई देती है, क्या तरीका है, इन्फ्लेशन मापने का तरीका क्या है भारत में, समझ में आ गया? तो ये इन्फ्लेशन मेज़र करने का तरीका है। ठीक है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट, कोर इन्फ्लेशन रेट, कोर इन्फ्लेशन रेट, और अब कुछ हम लोग टर्म्स देखेंगे। ठीक है, तो इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी होता है उसमें। ठीक है, एक वर्ड है हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन एक टर्म है, हाइपर इन्फ्लेशन। जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अभी मैंने बताया कि अमेरिका में 1 से 3% जो है वो नॉर्मल इन्फ्लेशन है, 4 हो जाता है तो उसको वह थोड़ा सा मानने लगते हैं कि ये खतरनाक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिम्बाब्वे का आप विकिपीडिया पे जाके पढ़िएगा, 5 अरब परसेंट, 5 अरब परसेंट इन्फ्लेशन है। पूरा ट्रक भर के दूध का पैकेट लेके जाना पड़ेगा नोट का। ठीक है, पहले एक नोट लेके जाते थे, छुट्टे पैसे बहुत सारे आ जाते थे, अब एक ट्रक भर के लेके जाना पड़ेगा। 5 अरब परसेंट नई नई करेंसी बना रही है वहाँ की रिजर्व बैंक, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे, लेने को तैयार नहीं है। वेनेजुएला 500%। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, बहुत सारे अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं जहाँ 1000% तक इन्फ्लेशन है। और डबल डिजिट में जाने के बाद में वो रुकता नहीं है, फिर कटोरा ही हाथ में आता है, ध्यान रखिए। एक बार 10% यदि इन्फ्लेशन क्रॉस किया, इसलिए इन्फ्लेशन का कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि इन्फ्लेशन 10% से नीचे रहे। एक बार अगर मार्केट के हाथ में चला गया तो लोग होर्डिंग करने लगते हैं, जमाखोरी करने लगते हैं और फिर भाव बढ़ा देते हैं, और फिर कानून भी ठीक से काम नहीं करता क्योंकि करप्शन बहुत बढ़ जाता है। जब आप इंस्पेक्टर राज चलाओगे छापा डालने के लिए, टीम बनाओगे, तो टीम पैसे खा के आ जाएगी क्योंकि उनको भी अपने बच्चे पालने हैं। उनको मालूम है सैलरी में कुछ होना नहीं है, तो जितना ज़्यादा जमा किया जाए, जितना पैसा इकट्ठा किया जाए, तो करप्शन बहुत बढ़ जाता है, तो ऑफिसर्स बेईमान बहुत हो जाते हैं। कर्मचारियों के हाथ में इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस राज, कोटा राज, परमिट राज इसलिए नहीं किया जाता। लाइसेंस, इंस्पेक्शन, कोटा, एक निश्चित कोटा, एक निश्चित परमिट, ये सब चीज़ें खतरनाक इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि इनसे करप्शन बढ़ता है, इसलिए मार्केट को ओपन रखा जाता है।
क्योंकि अगर आप शक्ति बरतेंगे तो पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ज़्यादा पावर पूरी तरह से भ्रष्ट कर देता है, जिसके पास जितना ज़्यादा पावर उतना भ्रष्ट, क्योंकि पावर भ्रष्ट करता है, ताकत भ्रष्ट करती है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर वो गलत काम शुरू करता है। इसलिए डेमोक्रेसी के सबसे बड़ी ताकत ये है कि उसको ये लगना ही नहीं चाहिए कि वो बहुत कुछ कर सकता है, कभी नहीं लगना चाहिए उसको हमेशा पंगु रहना चाहिए, हमेशा उसको डिपेंडेंट रहना चाहिए, हमेशा उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे बहुत लोगों से पूछना होगा, मुझे बहुत लोगों को खुश करना है, मुझे इसका भी ख्याल रखना है, मुझे उसका भी रखना है। दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। लोग गलत मीनिंग नहीं लगाते हैं डेमोक्रेसी का, मतलब पावरफुल होना चाहिए, राजा को पावरफुल होना चाहिए, तो फिर राजा वर्ड हो गया तो राजतंत्र हो गया, डेमोक्रेसी बची कहाँ, वो तो ऑटोक्रेसी हो गई। तो डेमोक्रेसी का मतलब कमज़ोर राजा, डेमोक्रेसी का मतलब कमज़ोर हेड। कमज़ोर का मतलब डिसीजन मेकिंग में कमज़ोर नहीं, डिसाइसिव जब भी उसको होना है तब कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब कलेक्टिव डिसीजन, सामूहिक निर्णय, एक व्यक्ति का निर्णय नहीं, दो व्यक्ति का नहीं, किसी के कहने से नहीं, कलेक्टिव डिसीजन। एक्सपर्ट्स के थ्रू कमेटी बने, वो कमेटी रिकमेंड करे कि ये बेटर है, उसे फॉलो करना है। एक्सपर्ट्स तय करेंगे कि क्या होना चाहिए, कमीशन तय करेगा। तो रिकमेंडेशन बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, रिकमेंडेशन बेस्ड गवर्नमेंट, वो होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब नहीं कि हमने डिसाइड कर लिया है और हमने ये तय कर लिया है, नहीं कर सकते, वो डेमोक्रेसी नहीं है। आगे समझ में? तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, यहाँ आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो तभी तो वेनेजुएला होते टाइम नहीं लगेगा, तभी जिम्बाब्वे होते टाइम नहीं लगेगा। एक बार हाथ से खिसका कंट्री और एक बार 10-12%, 15%, 20% महंगाई बढ़ी। पिछले महीने जो है कोई चीज़ 100 रुपये की थी, आज 120 में मिल रही है, गेम खत्म आपका। अब आप नहीं संभाल सकते उसको संभालना बहुत मुश्किल काम है। लोगों में लालच आएगा, भ्रष्टाचार होगा, जो पकड़ने जाएंगे सामान को वो पैसे खा के आ जाएंगे, सामान वहीं रह जाएगा, उसको मुनाफा कमाने दिया जाएगा, आम जनता का शोषण हो जाता है, धीरे धीरे लोग भुखमरी के कगार पे पहुंच जाते हैं। अभी भी पीडीएस में इतना भयंकर करप्शन है कि ढेरों शहर, ढेरों गांव ऐसे हैं जहां पीडीएस की दुकानें खुलती नहीं है, क्योंकि वो पार्टी का वर्कर है, जिसकी दुकानें हैं पीडीएस की, सारा ठेका उसी ने लिया हुआ है पीडीएस का। सारे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जितनी भी फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उचित मूल्य की दुकानें हैं, उस पर उसका कब्जा है, सब पे ताला लगा देता है। वो ट्रक आके खड़ा होता है, ट्रक गायब कर देता है, मार्केट में बेच देता है सारा गेहूँ, सारा शक्कर, सारा केरोसिन मार्केट में से दूसरी जगह ओपन मार्केट में सेल कर देता है। लोग जाते हैं, उनको पीट पाट के भगा देता है। कलेक्टर को जाके शिकायत की, एक जगह पे मेरा स्टूडेंट कलेक्टर था, उसको जाके शिकायत की तो उसने दरवाज़ा लगा लिया उसके रूम में। कलेक्टर के ऑफिस में आया और उसने पुलिस वाले थोड़ी रहते वहाँ, गार्ड होता है वो तो गाड़ी के वहाँ खड़ा है, उसने गेट लगा लिया और उसकी हाइट थी 6 फीट और वही सोने चांदी के कड़े और मोटी चैन सोने की, और विधायक से, सांसद से, मंत्री से सबसे बात कर लो, ये लो, और तुमने मेरी दुकानें कैसे सील कर ली। सारी दुकानें, उस शहर की सारी दुकानें उसे एक ही आदमी की है। उसने आदमी बिठाए हुए हैं ठेकेदार के नाम पे, कॉन्ट्रैक्टर के नाम कि ये संचालक हैं, संचालक प्रोपराइटर ये हैं, जबकि वो प्रोपराइटर नहीं है, वो तो मालिक तो वही है सभी दुकानों का। लोगों ने शिकायत की होगी कि काफ़ी महीनों से खुली नहीं है, 3-4 महीने से राशन नहीं मिला है, गायब है वो। मतलब जो वहाँ देता है डिलीवर, वो जो बांटता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो गायब है। लोगों ने कहा ट्रक आया था, बोले हाँ ट्रक रात में आता है पर वो तो चला जाता है, खड़ा रहता है 2-3 मिनट, फिर कहीं से फ़ोन आता है, वो चला जाता है ट्रक, वो पता नहीं कहाँ कौन से गोडाउन में जाके खाली होता है। ट्रक तो आते हैं लेकिन ट्रक यहाँ खाली नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कलेक्टर भी बहुत मुश्किल, उसका फ़ोन आया सर क्या करें क्या नहीं करें, फिर उसका इलाज किया, फिर उसकी कब्र खोदी, फिर देखा उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसके क्या क्या उसने कुकर्म कर रखे हैं, फिर दूसरे कुकर्मों में उसको फंसाया, उसको जेल हुई, तब जाके वो दुकानें खुली। क्योंकि उस वाले में तो अब उसको सबूत ही नहीं है ना, उसके पास भी कोई गवाही नहीं देगा कि कलेक्टर साहब को पीट रहा था अंदर दरवाज़ा लगा के या धमका रहा था, उसकी गवाही कौन देगा?
वो तो कोर्ट से बाहर हो जाएगा वापस। तो उसके लिए फिर अलग तरीके हैं ऐसे बदमाशों के लिए। उनको फिर दूसरे कुकम जो उनके जिनके सबूत हैं, जिनके लिए गवाही मिल सकती है, जिनके एविडेंस बाकायदा आपके पास हैं, सीसीटीवी में है, जिनके एविडेंस बाकायदा बिल्कुल फैक्चुअल एविडेंस है हमारे पास, फैक्ट्स हैं, उसके आधार पे फिर उसको गिरा जाता है। बस यही है कि थोड़ी 8-10 घंटा एक्सरसाइज करनी पड़ती है उसके ऊपर। फिर उसको कहा रुको तुम आज तो इसको जाने दो, इसको कहो ठीक है तुम्हारी मर्जी है जो करो, कल इसको निपटाते हैं। दूसरे दिन हो गया अंदर, वो ना उसका आका बचा पाया, ना मंत्री बचा पाया, ना विधायक। विधायक को भी समझ में आ गई कि अगर मैं गया तो मैं फंसूंगा, जो हाथ लगाएगा, जो उसको अपना बताएगा वो फंसेगा। तो वो बहुत मुश्किल काम है ये मुश्किल काम है, लेकिन करना पड़ता है, वो तभी होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो ऐसे ऐसे बदमाश भरे पड़े। अब आपको लगता है कि ये जो सिस्टम है ये ऐसे काम करेगा? तो पीडीएस तो आपने देख लिया। अब इन्फ्लेशन अगर 20% पहुंच गया तो फिर कितने ट्रक गायब होंगे। और मेन जो दुकान है जहां कम से कम 5% महंगाई पे बिकना चाहिए, ठीक है, वो मुनाफा भी कमा ले, 5% महंगाई पे बेच भी दे, वो बेचेगा 5% पे, वो भी 20% का फायदा कमाना चाहेगा, फिर वो 30% का कमाना चाहेगा, क्योंकि स्कार्सिटी है, चीज़ें मिल नहीं रही है, दुर्लभ हो गई है। तो ऐसे चीज़ें खतरनाक होती जाती हैं, बेकार हो जाता है। चलिए, एक होता है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन जो होता है, स्क्यू मतलब हल्का सा, स्लाइटली, छोटा सा टर्न, हल्का सा स्क्यू करना। जैसे कि आपका रोड जा रहा है एकदम सीधा है और हल्का सा लेफ्ट में, टूवर्ड्स लेफ्ट जो है वो टिल्ट हो जाएगा, तो हल्का सा जो स्लाइटली टिल्ट होता है उसको बोलते हैं स्क्यू। तो स्क्यूफ्लेशन मतलब कुछ 2 या 4, 5 ऐसी सिलेक्टेड वस्तुएं, गुड्स हैं, जिनकी महंगाई इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन पे असर आ रहा है, तो उसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। तो ये यूपीएससी कभी कभी छोटे छोटे टर्म्स पूछेगी, स्क्यूफ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन। एक होता है डिफ्लेशन, उल्टा, इन्फ्लेशन का उल्टा, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का उल्टा हो जाना, महंगाई एकदम कम हो जाना, उसको डिफ्लेशन। एक डिसइन्फ्लेशन होता है, डिसइन्फ्लेशन, धीरे धीरे महंगाई कम होना, डिसइन्फ्लेशन, धीरे धीरे, स्लोली। वो एकदम से होता है तो डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। एक तो आप जानते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन यहाँ पर दूसरा है, यहाँ डिप्रेशन का मतलब वो है रिसेशन, सॉरी, रिसेशन, रिसेशन, रिसेशन आना मतलब मंदी आ जाना, मंदी आ जाना। एक स्टैगफ्लेशन सुना होगा आपने, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेशन आ जाना इकोनॉमी में, और साथ साथ में इन्फ्लेशन भी आ जाना। तो स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू स्टैगफ्लेशन। अब ये जो सारी कवायद है इन्फ्लेशन की, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इसको मेजरमेंट हो गया, टाइप हो गए, हमने डेफिनेशंस देख ली, सब हो गया, इंडेक्स भी आ गया, एक इन्फ्लेशन इंडेक्स भी कर लीजिएगा, इन्फ्लेशन इंडेक्स, सब हो गया। अब आता है कि इन्फ्लेशन कम करने के उपाय, इन्फ्लेशन को कम कैसे करेंगे। और इन्फ्लेशन को कम करने के उपाय जब आते हैं तब वहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होता है, मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ 2 चीज़ें एंट्री करती है। एक तो एजेंसी एंट्री करती है, भारी भरकम एजेंसी, स्टैट्यूटरी एजेंसी, कानून बनाकर बनी हुई एजेंसी, ऑटोनॉमस एजेंसी, और सुपर डिसीजन वाली, उसका डिसीजन सबसे ऊपर होता है आरबीआई। तो बड़ी एजेंसी आरबीआई और दूसरी इलेक्टेड एजेंसी गवर्नमेंट।
वो इलेक्टेड है, उसे जनता का ख्याल रखना है, क्योंकि महंगाई में जाने नहीं देना है। तो गवर्नमेंट एक तरह से पॉलिसी बनाने में मदद करती है, कमिटीज़ बनाने में मदद करती है, ठीक है। तो बहुत सारी कमिटीज़ है, रघुराम राजन कमेटी है, नचिकेत मोर कमेटी है, और भी बहुत सारी कमिटीज़ है, ठीक है। तो इन कमिटीज़ के बारे में लिखे, डिफरेंट कमिटीज़। और यहाँ पर एक कमेटी लिखे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो आरबीआई की मदद से, मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से, और जो पॉलिसी जिसके तहत महंगाई को कंट्रोल करके रखा जाएगा और लोगों को आसान ज़िंदगी दी जाएगी, उसको बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। जो पॉलिसी कंट्रोल करके रखती है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। तो इसमें मनी और मॉनेटरी पॉलिसी वाले पे पूरे हिस्से पे हम लोग कल बात करेंगे, लेकिन यहाँ हम ये कर देते हैं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये क्यों है। तो डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र 3 तरह की डेमोक्रेसी मानी गई है: सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अगर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है तो बाकी दोनों डेमोक्रेसी ज़्यादा मायने नहीं रखती, इसलिए आर्थिक लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है। सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, डीपीएसपी हम बोलते हैं, डीपीएसपी जो है पॉलिटी में, वो सोशो इकोनॉमिक, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देगा। स्टेट की ड्यूटी है कि वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देगा। मतलब सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का जो गारंटी है वो आप लोगों को देंगे कि हमारी गारंटी है कि हम सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी किसी को भी समाज में डोमिनेंट नहीं होने देंगे, इकोनॉमिकली भी डोमिनेंट नहीं होने देंगे और सोशली भी डोमिनेंट नहीं होने देंगे। पॉलिटिकली तो कोई भी नहीं हो सकता, 1 पर्सन 1 वोट है, 1 सिटीजन 1 वोट है, तो उसमें तो सब बराबर हैं, सभी लोग चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो चुनाव में खड़े होने का भी सभी को अधिकार है, चुनाव में वोट करने का भी सभी को अधिकार है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत बची नहीं है। लेकिन अभी भी टिकट किसको मिलेगा ये जनता के हाथ में नहीं है। जनता तय नहीं करती कि टिकट इसी आदमी को मिलना चाहिए। टिकट मिलते समय नहीं पूछा जाता लोगों से, जिन 2 लोगों को मिल गया, यानी कांग्रेस से मिल गया, बीजेपी से मिल गया, उन दोनों में से आपको तय करना है। अगर आपको दोनों पसंद नहीं है तो फिर आपको नोटा पे जाना होगा, या निर्दलीय पे जाना पड़ेगा, या दूसरी पार्टी पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी थ्योरेटिकली मिल गई है, प्रैक्टिकली नहीं मिली है। तो प्रैक्टिकली अभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमारे यहाँ नहीं, प्रैक्टिकली तो किसी भी प्रकार की डेमोक्रेसी नहीं है, ना सोशल डेमोक्रेसी है। महिलाओं को उतने हक नहीं है, सोसाइटी का 50% पार्ट है। दलितों को उतने हक नहीं है अभी भी, वो नहीं कर सकते अपने हिसाब से, समाज में नहीं रह सकते, उनको दिक्कत है। उनके मूछें रखने पर भी लोगों को आपत्ति होती है, उनके घोड़े पे बैठने पे भी आपत्ति होती है। वो बारात निकालते हैं, प्रोसेशन नहीं निकाल सकते दलित लोग भारत में। वो आईपीएस को भी पुलिस लगानी पड़ी थी, 200 पुलिस वाले लगाए तब जाके आईपीएस अपना बिनौरी निकाल पाया था, ठीक है। तो बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं होता। तो सोशल डेमोक्रेसी भी नहीं है। तो फिर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि उससे भोजन मिलता है, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो तो पैसे के बिना कैसे होगा। और क्वालिटी तो उसी से तय होती है। चलो बेसिक वाला मिल भी जाएगा कि 5 किलो राशन मिल गया, सरकारी अस्पताल में दिखा दिया, सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ा लिया, लेकिन अगर आपको क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो पैसा चाहिए। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बगैर तो कुछ होता नहीं। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तय करना गवर्नमेंट का काम है, इसलिए वो मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो हम पढ़ेंगे मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, तो वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तय करता है। और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होगी तो फिर बाकी, इसका मतलब ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसलिए इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसे आती है? इक्वालिटी से आती है, समानता से, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, यानी कि इनइक्वालिटी को कम करना। और इनइक्वालिटी को कम करना मतलब इन्फ्लेशन को कम करना सबसे पहले, क्योंकि इन्फ्लेशन की मार सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ेगी? इन्फ्लेशन की मार आपको
इन्फ्लेशन का प्रभाव, एक टॉपिक और लिख लीजिए, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिफरेंट सेक्टर्स। इन्फ्लेशन का प्रभाव किस किस पे पड़ता है, मुद्रास्फीति का प्रभाव। तो पहले लिखिएगा कि इंडस्ट्रीज पर, यानी मैन्युफैक्चरर पर, प्रोड्यूसर में फिर वो सारे अरबपति और करोड़पति लोग भी आ जाएंगे, मैन्युफैक्चरर आ जाएंगे, इंडस्ट्रीज़ वाले आ जाएंगे। तो इंडस्ट्रीज़ पे क्या प्रभाव पड़ता है? इन्फ्लेशन का प्रभाव ये है कि एक लोकल इन्फ्लेशन रहा सिंपल वाला, वही 4 से 6 वाला, 2 से 6 वाला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादा हुआ तो फिर डिमांड कम पड़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो प्रोड्यूसर पे निगेटिवली इफेक्ट आएगा। फिर कंज्यूमर पे क्या प्रभाव पड़ता है इन्फ्लेशन का? निगेटिव, ना तो प्रोड्यूसर पे अच्छा जा रहा है ना कंज्यूमर पे अच्छा जा रहा है। रूरल एरिया पे इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, अर्बन का क्या होता है, जेंडर वाइज मेल पे क्या पड़ता है, फीमेल पे क्या पड़ता है। फिर लिखिएगा कि लेंडर पे क्या पड़ता है, बोरोवर पे क्या पड़ता है, यानी जो पैसा लेंड करते हैं बैंक, खास करके बैंक जो पैसा देते हैं उधार, अगर महंगाई बढ़ गई तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वो तो क्या करते हैं, मार्जिन रख के इंटरेस्ट रेट को जानबूझ करके मैक्सिमम बना के रखते हैं, तो अपना प्रॉफिट सेफ रहे, मिनिमम प्रॉफिट तो बना रहे कम से कम। इसलिए इंटरेस्ट रेट आप देखते हो कार लोन वगैरह का ऐसा रहता है, क्योंकि हमको वो इंटरेस्ट कितना दे रहे होते हैं, 3%, 2.5%। हम जो अपना डिपॉजिट करते हैं उसका सेविंग अकाउंट पे कितना परसेंट मिलता है? हाँ, तो 1.5 से 2.5, 3 ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कुछ। तो भी वो कुछ जब इंटरेस्ट आता है तो बहुत ही हंसने वाला होता है कुछ, और लेकिन हमको जब इंटरेस्ट पे करना होता है तो कार लोन हो, हाउस लोन हो, तो बहुत ज़्यादा। तो लेंडर पे क्या प्रभाव पड़ता है, कंज्यूमर पे, बोरोवर पे क्या होता है, बोरोवर पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों हो गया, रूरल अर्बन, मेल फीमेल। क्योंकि महिलाओं की नौकरी आपने देखा कोविड के समय में पहले छूटी थी, सबसे पहले जैसे किसी स्कूल में 20 टीचर थे, 10 महिलाएं थी, 10 पुरुष थे। अब कोविड आ गया, अब 50% स्टाफ से काम चलाना है। आपको क्या लगता है 5-5 महिलाएं रहेंगी और 5 पुरुष रहेंगे? 10 महिलाओं की छुट्टी कर दी गई, 10 महिलाओं की छुट्टी कर दी गई, 10 पुरुषों से स्कूल चलाया गया। क्योंकि 50% करते समय क्या ख्याल रखना था, आया समझ में? तो जब भी कभी डिप्रिसिएशन आएगा, जब भी कभी रिसेशन आएगा, जब भी कभी ये जितना भी नेगेटिव चीज़ें होंगी इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन बढ़ेगा या कोई भी, जब भी ऐसी चीज़ें आएंगी, ऐसे समय में महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी। वनरेबल ग्रुप्स, दलित वनरेबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं? बुजुर्ग, दलित, बच्चे, महिलाएं, रूरल। तो रूरल एरिया पे सबसे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो वनरेबल ग्रुप्स जो है आपको निकालने पड़ेंगे, वही इन्फ्लेशन से प्रभावित होते हुए दिखेंगे। अब आप कहोगे नहीं अमीर आदमी को भी बहुत नुकसान हुआ, उसका सामान बिका नहीं, लेकिन वो सड़क पे नहीं आया, यहाँ तो स्थिति खराब हो जाती है। लोअर मिडिल क्लास लोअर क्लास बन जाएगा, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास बन जाएगा, ठीक है। ये वनरेबल ग्रुप्स हैं जो थोड़े से पैसे होने की वजह से उस ग्रुप में टिके हुए हैं। अगर वो थोड़ा सा पैसा किसी बीमारी में या किसी चीज़ में या इन्फ्लेशन की वजह से कम हो गया तो वो नीचे वाले सब स्टेटा में चले जाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है इन्फ्लेशन वाला बहुत अच्छे से हो गया। कल हम मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी वाली बात करेंगे, ठीक है। चलिए शांति बात। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा?
मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की